टीम की तरफ से दबिश दी गई है। 5 सदस्यीय ईडी की टीम इस वक्त खनन कार्यालय में दबिश देती हुई, सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला जिसमें ईडी की टीम जांच करने में जुटी हुई है। अवैध खनन से जुड़े हुए इस मामले में सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त ईडी की टीम की मौजूदगी जो है खनन कार्यालय में है। 5 सदस्यीय ईडी की ये टीम इस वक्त इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देती हुई खनन कार्यालय में ईडी की टीम की मौजूदगी है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से इस जांच के बाद से जानकारी जो है वो सामने निकल कर आती है, लेकिन ये कहा जा रहा है, सूत्र ये जानकारी देते हैं कि अवैध खनन की जांच करने के लिए ईडी की टीम पहुंची हुई है, जिसे लेकर उससे जानकारी हासिल हो रही थी और अब उसी को जांचने और रखने के लिए इस वक्त खनन कार्यालय में टीम की मौजूदगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से आ रही है, जहां अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, किस वक्त से ईडी की टीम की मौजूदगी है इस कार्यालय में? जो ईडी की जो कार्रवाई है वो हजारीबाग के जिला खनन कार्यालय में चल रहा है। पिछले लगभग 4 घंटा से यहाँ लगातार कार्रवाई चल रही है। इससे पूर्व दिनों की बात करें तो हजारीबाग के 7 ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चली थी। अब जो सूत्र से एक जानकारी थोड़ी सी बाहर सामने निकल कर आ रही है कि जो पूर्व दिनों में हजारीबाग के रहने वाले कोयला कारोबार इजहार अंसारी के घर पर कार्रवाई चल रही थी, तो तमाम बिंदुओं पर जो है ईडी की टीम यहाँ पर इन सब बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है, तमाम तरह के कागजातों को खंगाल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सोनी इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं साहिबगंज से बड़ी खबर, जहां जमीन के विवाद को लेकर जमकर बवाल हो गया। जमीन कब्जे को लेकर आपस में ही 2 गुटों के लोग जो है वो भिड़ गए। 10 से 15 राउंड फायरिंग की खबर सामने आती हुई फायरिंग कर हमलावर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस को देखकर बाइक छोड़कर ये लोग जो आपस में भिड़े हुए थे वो फरार हो गए। पुलिस ने 12 बाइक को यहां से जब्त किया है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जमीन का विवाद बताया जाता है जो बवाल में तब्दील हो गया। 2 गुट के लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए। जमीन पर पहले से सुपारी राय परिवार का दावा है। पंचायत स्तर पर पंचायती भी इसे लेकर हुई, दस्तावेज भी दिखाए गए। राजमहल थाना क्षेत्र की इस घटना के बाद से अब इस वक्त पुलिस ने इन तमाम बाइक्स को यहां से बरामद कर लिया है। आज तो आया था बदमाश, पूरा एकदम घर उर बना था, मट्टी गिरा था, करकट गिरा दिया था और पूरा गाली गुलत दिया था। बोलते कि आइए कौन है, देखिएगा कौन है, सबको मट्टी में मिला देंगे, ऐसे बोल रहा था बदमाश। हम वहाँ धान रोप रहे थे। ये आप लोग का जमीन है? मेरा जमीन है सब, यहाँ टोटल है 18 बीघा। आप 18 लोग बीघा में सबको वहाँ पोल खूटा गड़ दिया है, सबको घेरावट कर दिया है। इतना 50-100 आदमी है, क्या बात है न है, हम लोग आने खोज रहे हैं तो ये बुलाते बुलाते देखते आवाज़ हो रहा। क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा था? अब गोली का आवाज़ हो रहा, फट 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 आवाज़ किया तो सब फिर अपना अपने सब कितना बार आवाज़ सुनाई दी आप लोगों को? 7-8 बार। वहीं बोकारो से बड़ी खबर, गोमिया के मजदूर की विदेश में मौत हो गई है। अफ्रीकी देश नाइजर में गोली लगने से मौत की खबर सामने आती हुई मजदूरी करने के लिए ये शख्स नाइजर गया हुआ था, जहां पर गणेश करमाली के तौर पर इसकी जानकारी सामने आ रही है। इसकी मौत हो चुकी है। वाप प्रोजेक्ट में ये शख्स काम कर रहा था। गणेश के बहनोई को भी गोली लगी है। 15 जुलाई को नाइजर में गोलीबारी की घटना हुई थी। मृतक का शव अब लाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। भारतीय दूतावास को शव सौंपा गया है। नाइजर में बाकी 4 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। रांची पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 14 साइबर अपराधियों को ऑनलाइन ठगी करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए अवैध जुआ का कारोबार कर रहे थे। सभी अपराधी बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। पिछले 1 महीने से रांची में रहकर ऑनलाइन गेमिंग और साइबर अपराध की घटनाओं को इनकी तरफ से अंजाम दिया जा रहा था। बिहार में मास्टर माइंड बताया जा रहा है कि अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिहार में इनका तार जो है सीधे तौर पर जुड़ता हुआ। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 5 लैपटॉप, 17 मोबाइल और 90 एटीएम कार्ड देखिए बरामद किए गए। साइबर क्राइम के लिए, जैसे कि जब गेम चलता है, आईपीएल चलता है या क्रिकेट चलता है, तो उसके लिए सट्टा कराते हैं। अगर वह काम बंद हो गया तो किसी अन्य काम में अगर आपको
किसी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराना किसी साइबर क्राइम को, तो उसके लिए भी ये लोग रिसोर्स पर्सन देते हैं। मतलब किसी भी तरह के क्राइम को सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम बैठी थी। इनका एक सरगना है, ये सारे लोग जो हैं ये लोग बिहार के हैं, जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इनका एक सरगना है जिस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, जो इन लोग को सारा ऑर्गेनाइज कर रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां पिस्का मोड़ के टंगरा टोली स्कूल की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। बारिश की वजह से ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से जमींदोज हो गई और मलबे में दबकर एक शख्स की मौत की खबर आ रही है, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को देव कमल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। स्कूल की बिल्डिंग पहले से ही जर्जर थी, उसे कोरोना के दौरान ही खाली करा दिया गया था। स्कूल को मधुकुंभ में शिफ्ट किया गया है। जर्जर स्कूल भवन में लेकिन कुछ लोग रात गुजार रहे थे और बीते 1 महीने से रांची में झमाझम बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बिल्डिंग और ज्यादा कमजोर हो गई थी। आज सुबह बिल्डिंग धड़ाम करके गिरती है और इसी में रह रहे लोगों में से एक शख्स की मौत हो गई है। जेसीबी से एक शव को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोग मृतक के आश्रितों के लिए मुआवजे की मांग करते नजर आ रहे हैं। शव को सड़क पर रखकर लोगों ने प्रदर्शन किया। पूरे बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग भी लोगों की तरफ से लगातार की जाती हुई। अगली खबर धनबाद से, जहां रेड क्रॉस सोसाइटी पर रक्तदान शिविर में इकट्ठा किए गए ब्लड को प्राइवेट अस्पताल में बेचने का गंभीर आरोप लग रहा है और इस मामले के सामने आने के बाद सोसाइटी ने जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। आरोप लगाने वालों का यह दावा है, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि करीब 200 यूनिट खून को निजी अस्पतालों को बेच दिया गया। हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए थे, जिसके माध्यम से 240 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। इनमें से 200 यूनिट खून बेचने का आरोप लगा है। सिविल सर्जन ने हालांकि जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। कुछ लोग कंप्लेन किए हैं कि प्राइवेट में कैंप में मैडम गई है, तो इसका जांच का आदेश मिला है। इस पर जांच हो रही है और इसमें जांच में हम लोग जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, हमारे पदेनाध्यक्ष उपाध्यक्ष जी के दिशा अनुसार हम लोग उस पर जांच करके और बहुत जल्द उसका हम लोग खुलासा करेंगे। इस पे जांच के लिए जांच होगी, निश्चित रूप से जांच होगी। उनका आवेदन है, जो लेन देन है उस पर मतलब पास के पास गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है इस पे, और इसका कोई निर्णय बहुत जल्दी निकालेंगे हम। अब रेड क्रॉस सोसाइटी के एक पदाधिकारी पर निजी अस्पतालों में रक्तदान शिविर में संग्रह ब्लड को बेचने का आरोप लगा है और यह आरोप रेड क्रॉस सोसाइटी के ही मेंबर ने लगाया है। नोडल पदाधिकारी रेड क्रॉस सोसाइटी पर यह आरोप लगा है और जिसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी में 5 सदस्यीय टीम की जांच कमेटी बन गई है और वह इस मामले की जांच करेगी। जांच के बाद क्या कुछ आता है वह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से रक्तदान शिविर में संग्रह ब्लड को निजी अस्पतालों में देने का एक बड़ा आरोप लगा है, वह कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल है कि जो आरोप लगे हैं उस पर कहीं ना कहीं संदेह बना जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि SNMMCH ब्लड बैंक, रेड क्रॉस सोसाइटी और निजी अस्पताल संचालक इस खून के लेन देन खरीद फरोख्त में शामिल हो। हालांकि अब रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 5 सदस्यीय टीम की गठन कर दिया गया है और इस मामले की जांच करेगी और जांच के बाद पता चलेगा कि क्या प्राइवेट अस्पतालों को खून खरीद फरोख्त किया गया है या नहीं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मुख्य सचिव को उपस्थित होने का आदेश भी कोर्ट की तरफ से दिया गया है। कोर्ट ने सरकार पर यह नाराजगी जाहिर की है और मुख्य सचिव को उपस्थित होने को कहा है। 25 जुलाई की तारीख जब अगली सुनवाई होगी, 7 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश दिया गया था। 12 हफ्ते में चुनाव कराने का यह आदेश था। निर्धारित समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कोर्ट में दायर की गई थी अवमानना याचिका, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और सरकार
पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। राज्य में लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर ये चिंता इस वक्त। राज्य में कंप्लीट रूल ऑफ लॉ का ये इलेक्शन नहीं करवाना सिंबल है एंड ये स्टेट के लेवल से ये डेमोक्रेसी जो ग्रास रूट लेवल का है उसका गला घोट दिया जा रहा है। तो यही ऑब्जर्वेशन आया है एंड ये फर्दर ऑब्जर्वेशन की ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। यही ऑब्जर्वेशन है एंड चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि शी विल अपीयर ऑन फ्राइडे एंड ऑन दैट डे चार्जेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विल बी फ्रेम्ड। और धनबाद से बीजेपी सांसद डुल्लू महतो को बड़ी राहत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट से ये बड़ी राहत डुल्लू महतो को मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये राहत मिली है। जांच की मांग वाली जो जनहित याचिका थी उसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। बीजेपी सांसद डुल्लू महतो को जैसे ही जनहित याचिका खारिज हुई एक बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना ही नहीं। प्रार्थी सोमनाथ चटर्जी ने ये जनहित याचिका दाखिल की थी जिसमें सांसद डुल्लू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की गई थी। सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग से जांच कराने का अनुरोध किया गया था। धनबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डुमरी विधायक जयराम महतो हाजिर हुए। झड़प के मामले में बनाए गए वो आरोपी थे और इसी मामले में उनकी उपस्थिति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। वेदांता प्लांट में मजदूर आंदोलन से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। दरअसल सियालचोरी थाना क्षेत्र के वेदांता प्लांट में 27 नवंबर 2023 को मजदूर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन स्थल पर झड़प होती है जिसमें जयराम महतो का नाम शामिल किया गया था। पहले ये केस बोकारो सिविल कोर्ट में एडीजे 2 में लंबित था। केस की सुनवाई के बाद ट्रायल के लिए केस को स्पेशल कोर्ट धनबाद भेजा गया। इस मामले में विधायक जयराम महतो ने कहा कि मेरी कोई भूमिका ही नहीं है, ग्रामीणों के प्रदर्शन में मैं शामिल नहीं था। सियालचोरी में ग्रामीणों ने वेदांता के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था, उसी का केस था और इस केस में हम गए भी नहीं थे। और इस केस में जो विवरण है वो यह दिया गया है कि हमारी फ़ोटो लगी थी बैनर में, उसी लिए हमको नामजद किया गया है। बड़ा हास्यास्पद है। इस देश में मान के चलिए नरेंद्र मोदी जी का फोटो हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में होता है। तो इसका मतलब नहीं कि सीधा एफआईआर नरेंद्र मोदी जी पे हो। तो निसंदेह हो कि ग्रामीणों का कार्यक्रम था और उस समय हम झारखंड की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते आए थे। तो लोगों ने हमारी तस्वीर को दिया था उस बैनर में, तो केवल हमारे नाम दर्ज करने का एकमात्र कारण था कि तस्वीर हमारी उस बैनर में थी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सरकार पर जोरदार वार किया है। जामताड़ा में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के मंत्री कमाने में लगे हुए हैं, जिस वजह से सारे विकास के कार्य ठप पड़ गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोगों को विकास की कोई चिंता ही नहीं है, सब के सब कमाने में जुटे हैं। दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने ये आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार इस वक्त चरम पर है। मंत्री और अधिकारी बालू और कोयले के अवैध कमाई में लगे हुए हैं। सरकार दिल्ली से क्या, हमें सरकार के जो मंत्री लोग हैं सब कमाने में लोग लगे हुए, इस कारण से सब काम बिल्कुल खराब है। क्योंकि सरकार को कोई चिंता नहीं है, सरकार में बैठे लोगों को चिंता नहीं है, उन लोगों को कमाने से फुर्सत नहीं, तो बाकी चीज कैसे ठीक है। यहाँ कोई जो है सुरक्षित नहीं, यहाँ पर जो है लूट खसोट भ्रष्टाचारी चरम पर है। और अभी जो वर्तमान सरकार है यहाँ का विकास करना नहीं चाह रहा है और ये लोग बालू गिट्टी बेचने में लगा हुआ। मैंने बोला कि जिस गाड़ी में हरा तिरपाल होगा वो ग्रीन सिग्नल होगा और वो जो है कोयला बालू बेचने का काम कर रहा है। हमारा गरीब आदमी एक ट्रैक्टर बालू लाता है तो उसको धर पकड़ होता है, लेकिन यहाँ जो है ट्रकों के ट्रक जो है बाहर जाता है, कोई देखने वाला। सरकार पर बाबूलाल मरांडी के वार पर कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि उनके बयानों को कोई गंभीरता से ही नहीं लेता। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के बयानों को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है। राज्य की जनता अब बीजेपी को विपक्ष की भूमिका पर भी नकार चुकी है, पसंद नहीं करती है, क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग या तो अपनी एजेंडे की बात करते हैं या अनावश्यक रूप से राज्य सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं।
हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना के बाद अब मैया बलवान योजना लाने की तैयारी में है। इस योजना के तहत मैया सम्मान योजना से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की 25 से 30 लाख लाभुकों को स्वावलंबी बनाकर उद्यमी बनाना मकसद है। योजना का मकसद ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना भी है। इनमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके बनाए उत्पादों को प्लास ब्रांड से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्हें बड़ा बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। सत्ताधारी दल जेएमएम ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूरदर्शी विजन के तौर पर बताया। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की इस महत्वाकांक्षी योजना का वही हश्र नहीं हो जो मैया सम्मान योजना का हुआ था। 15-17 लाख महिलाओं के नाम इन्होंने काट दिए। बाद में वोट लेते समय सब कुछ ठीक था, बाद में नाम काट दिया गया, फर्जी वाला चेक नहीं किया गया। और दूसरा, महिला बलवान योजना की जो कल्पना मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो इसमें भी हम उनसे आग्रह करेंगे कि मैया सम्मान योजना की तरह दूसरे विभाग, जल संसाधन विभाग की बात करें, नगर निकाय की बात करें, इन जो बेसिक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, इन विभागों का पैसा डाइवर्ट नहीं करें और खुद से इस विभाग के लिए आंतरिक बजट की गठन की कल्पना करें। देखिए, हमारे विरोधियों की सोच जहां खत्म होती है, वहां से हमारे नेता हेमंत सोरेन जी की सोच शुरू होती है। झारखंड को अग्रिम पंक्ति में पहुंचाना, अग्रणी राज्यों में शुमार करना उनका सपना है और वो करके रहेंगे। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अंडर 17 महिला फुटबॉल में रांची के और मांझी प्रखंड के चंद्रा गांव की दिव्यानी लिंडा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में अपनी प्रतिभा से सभी को कायल बना दिया। दिव्यानी फिलहाल बेंगलुरु में इंडिया कैंप में है, जहां देश भर से चयनित 30 खिलाड़ियों का भूटान जाने वाली भारतीय टीम के लिए सिलेक्शन होना है। एक तरफ दिव्यानी देश का नाम रोशन करने के लिए पसीना बहा रही हैं, तो दूसरी तरफ रांची में हो रही लगातार बारिश के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर की मिट्टी का घर खतरे में है। पीएम आवास से, अबू आवास से सभी में फॉर्म भरा गया था। क्या स्टेटस क्या है उसका? उसका तो अभी तक कुछ स्टेटस निकल के नहीं आया है। कोई आवेदन किसी अधिकारी को आपने दिया है? हाँ, पंचायत में दिए थे। रांची के और मांझी प्रखंड में इस मिट्टी के घर का पता हर कोई तलाशना चाह रहा है, क्योंकि यह पता कोई मामूली नहीं है। यह पता एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का है। जी हाँ, उस फुटबॉलर का नाम है दिव्यानी लिंडा। इस समय अंडर 17 भारतीय कैंप में बेंगलुरु में है। लेकिन चर्चा में दिव्यानी तब आई जब दिव्यानी का ये घर देख सकते हैं कि मिट्टी का घर है। लगातार बारिश के बावजूद ये घर जो है अपना अस्तित्व बचाए रखने में खड़ा है। कई घर मिट्टी के ढह चुके हैं, लेकिन दिव्यानी के घर में लगातार जो बारिश का पानी है सीधे छत से घर में घुस रहा है। ऐसे में अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है, विदेश दौरे पर जा चुकी है, अभी वो भारतीय टीम में है और इसी महीने जुलाई के महीने में ही अंडर 17 भारतीय टीम का सिलेक्शन होना है। बेंगलोर के इंडिया कैंप पे कुल 30 खिलाड़ी हैं, जिसमें 23 का सिलेक्शन जो होना है वो अगस्त में भूटान जाने वाली टीम में होना है। घर है दिव्यानी लिंडा का। सीधे घर के अंदर लिए चलते हैं। किसी घर से सफलता का एक दीपक जला है, वो दीपक दूसरों को किस तरह प्रेरित कर रहा है, उसकी एक कहानी जानना बेहद जरूरी है। मिट्टी का घर है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ मिट्टी का घर जो किस तरीके से यहाँ पर झरझर कर लगातार गिर रहा है। और डर है कहीं इस बारिश में, चूँकि बारिश का यह महीना भी 3 महीने बाकी हैं, कहीं ये घर गिर ना जाए। दरवाजे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। बेंगलोर में क्या करने गई है? फुटबॉल खेलने इंडिया टीम के साथ। तो बेटी आपकी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है, विदेश में खेलने के लिए जाती है, तो लोग क्या कहते हैं आपको? कुछ बोलते हैं आपको? बोलते हैं कि अच्छा खेल रही है, अच्छा कोई नहीं घर में, तो कोई न कोई तो सामने आना चाहिए, तो अच्छा कर रही सो बोलती है। पूरा पानी आके पूरा भीजल है और खूटा उटा भी धस गया है, पूरा घर भींजल है और बेटा सब टूटल है और एक तो मिट्टी घर धसी हो गया है। तो बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर है, नियम के तहत पक्का मकान भी जो मिलने की बात है अभी तक मिली नहीं मिला है। इसी मंथ के लास्ट में उसमें से 30 में से 23 का चुनाव होगा और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि उस 23 में दिव्यानी रहेगी और टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएगी। एक माँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाली एक माँ पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। 3 बेटियाँ हैं और एक कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जो
माँ है, परेशान है, उसे लगता है कि दिहाड़ी मजदूरी से हर दिन जो 400 रुपये मिलते हैं, वास्तव में किस तरीके से उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी। घर भी बनाना है, बीमार बेटे का इलाज भी कराना है, लेकिन बेटी को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर बना दिया है। जाहिर है कि इस घर की किस्मत इसी फुटबॉल के रास्ते से खुलेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो जोहार झारखंड के